बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। हमारा लेक्चर नंबर है ये साइकोडायनामिक अप्रोच का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम आज न्यू फ्राइडियन कॉलम को देखेंगे। कॉल जॉन्ग का जो बेसिकली कॉल जॉन्ग पहले सिगमंड फ्राइड के साथ ही काम करते थे। सिगमंड फ्राइड की इन्होंने बुक पढ़ी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, आई थिंक। उस वक्त उस बुक से बहुत इंप्रेस हुए थे। बाद में फिर ये उनसे मिलने गए हैं सिगमंड फ्राइड से, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इनकी बायोग्राफी के अंदर। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी मैच हुई, यानी कि एक दूसरे के नजरियात से या ख्यालात से, कॉन्सेप्ट से इतने मुतासर हुए कि इनकी जो पहली मीटिंग थी वो 13 घंटे चलती रही है, 13 आवर। ठीक है, 13 घंटे वो मीटिंग चलती रही है। और सिगमंड फ्राइड ने इसको वो सिगमंड फ्राइड इसको अपना बेटा मानता था। ठीक है, तो मतलब इस हद तक इनकी क्लोजनेस थी ना। तो वो बाद में सेपरेट कैसे हुए हैं, क्या इश्यूज बने हैं, क्या इसने फील किया था कॉल जोंग ने, ये हम आगे जाके देखेंगे इसकी बायोग्राफी के अंदर। तो ये थोड़ा सा एक आपको बताया इसका ओवरव्यू। तो स्टार्ट करते साइको एनालिटिक अप्रोच आफ्टर फ्राइड। फ्राइड के बाद जो हैं, जो जिनको न्यू फ्राइडियन बोला जाता है, उन्होंने किस तरह से इस अप्रोच को आगे बढ़ाया, देखते हैं। न्यू फ्राइडियन कौन होते हैं? द थ्योरिस्ट हु बिलोंग टू द फ्राइडियन स्कूल एंड सपोर्ट इट बट लेटर डिग रेस्ट ऑन सम इश्यूज एंड डिफर्ड फ्रॉम द फ्राइड। पहले इनके साथ काम किया उन्होंने, वो सपोर्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर उन्होंने इसके साथ काम किया है ना, इट मीन्स के वो उसके जो कॉन्सेप्ट से एग्री करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी अप्रोच को ये मानते हैं कि उसकी अप्रोच ठीक है, ये वाली चीजें वैसे अग्री मतलब कि एग्जिस्ट करती हैं। जैसे डेवलपमेंट हो गई है इसके साथ साथ। अब वो पहले डेवलपमेंट हो गई है, जैसे कि इसने 5 स्टेजेस दी है डेवलपमेंट की, जबकि एरिक्सन ने दी हैं 8 स्टेजेस। अब एरिक्सन इसके साथ अग्री तो करता था, लेकिन वो कहता है यार आपने इसको लिमिट कर दिया है, इस काम को, जो डेवलपमेंट को लिमिटेड कर दिया है, ये लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि हमारी जो थ्रू आउट द लाइफ हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है ना, डिफरेंट। तो उसने फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के एक्सपेंड कर दिया, 8 स्टेजेस दे दी। इसी तरह कॉलजोंग की बात करें, वो कॉलजोंग का सारा काम ही अनकॉन्शियस पे आपको मिलता है। उसके अंदर उसने पर्सनल कॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस दे दिया, आर्किटाइप्स दे दिए। ठीक है, यानी कि वो अनकॉन्शियस को मानते थे, अग्री करते थे इसकी अप्रोच के साथ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ नजरियात से जिनसे वो अग्री नहीं करते थे। तो इस वजह से वो फिर सेपरेटली उन्होंने अपना अपना जो स्कूल ऑफ थॉट दे दिया, या अपनी अपनी अप्रोच दे दी उन्होंने, अपनी अपनी थ्योरी डेवलप कर दी। इसी तरह से एल्फ्रेड एडलर, जब उनको हम पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, उसने भी इनके साथ काम किया है। ठीक है, वो इन्होंने सारा ही अपना जो फोकस है जोर दे दिया उस पर कि जो हमारा अनकॉन्शियस होता है, और उसने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं उसके हिसाब से, और उसका भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा और था, और उसने बर्थ ऑर्डर दिया था, जबकि इसने बर्थ ऑर्डर नहीं दिया था। तो मतलब इस तरह से डिफर करते हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अग्री भी करते हैं। अच्छा, न्यू फ्राइडियन जो इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो अलहदा हो गए थे। दे एम्फसाइज्ड मोर देन फ्राइड द फॉलोइंग। अच्छा, वो फ्राइड के मुकाबले में किन चीजों पर ज्यादा फोकस करते थे या ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे, वो देखते हैं। करंट सोशल एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो कहते हैं कि रोल प्ले कर रहा होता है, जबकि सिगमंड फ्राइड ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी इन्वायरमेंट को। लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस एंड चाइल्डहुड अलोन शुड नॉट बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। इन्होंने बोला, जो न्यू फ्राइडियन थे, वो कहते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ को क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये नहीं कि जस्ट आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड ही चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लव एंड सोशल मोटिवेशन हैव अ सिग्निफिकेंट रोल। ये हमारे जो रिलेशंस होते हैं, पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं ना, ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट या अहम रोल प्ले करते हैं हमारे मोटिवेशन में, या हमारे आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी में या बिहेवियर में। जबकि जो सिगमंड फ्राइड था, इसने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया था। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास, ईगो फंक्शनिंग इज सिग्निफिकेंट रादर देन इड। अब ये जो दूसरे न्यू फ्राइडियन है, वो ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ईगो को ज्यादा अहम समझते हैं कि यार ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसने भी बात की है, ये भी ईगो की बात करता है कॉल जोंग भी, और इसके साथ एरिक्सन ने भी ईगो की बात की है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इड इड पर मतलब कि इन्होंने अब जो है, जो उसने इंपॉर्टेंस तो सिगमंड फ्राइड ने भी दी थी ईगो को, लेकिन
वो उन्होंने जो है ना इड पर ज्यादा फोकस किया, इड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, ज्यादा वेटेज इड को दे दी। लेकिन वो कहते हैं कि इड को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जितनी ये दे रही, ईगो को ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। उसके बाद पॉइंट 5 है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो हमारे पास ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, या खासतौर पर ये जो हमारे पास अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये भी सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करता है। ठीक है, कि हमारी जो सेल्फ होती है ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। उसके बाद सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, सेल्फ एस्टीम को भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो न्यू फ्राइडियन होते हैं, जो न्यू फ्राइडियन है वो सेल्फ एस्टीम को भी इंपॉर्टेंट समझते हैं। जबकि सिगमंड फ्राइड ने ना तो पर्सनैलिटी को इंपॉर्टेंट समझा, ना उसने मतलब के सेल्फ को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, और ना उसने इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। उसने इंपॉर्टेंट समझा अनकॉन्शियस को, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस को, और खास तौर पर सेक्सुअल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस होती हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा था। यानी कि उसके जो ज्यादा एस्पेक्ट वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। एनालिटिकल साइकोलॉजी, अब देखते हैं जी एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या है, जो कि इसने दी है कॉल योंग ने। इसकी अप्रोच को साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको साइको एनालिटिक नहीं, एनालिटिकल साइकोलॉजी। Analytical psychology is the theory of psychology developed by Swiss psychiatrist Carl Jung। ये स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, इन्होंने डेवलप की थी 20th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद यंग अप्रोच टू साइकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड से ही इसने निकाली है, ड्राइव किया। एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को ही इसने इंपॉर्टेंस दी, एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। फिर उसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियस किसने बात की थी, जबकि जो सिगमंड फ्राइड उसने कोई कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली बात ही नहीं की थी, उसने बात की थी जस्ट अनकॉन्शियस की। इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, द गोल ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी इज टू help individuals achieve sense of wholeness and balance of by exploring their inner world and integrating their conscious and unconscious aspects। उन्होंने बात की थी आपके इनर सेल्फ की, कि आप उसको किस तरह से एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, चीजों को मतलब एक्सप्लोर करके एक बैलेंस और एक होलनेस को अचीव कर सकते हैं। एनालिटिकल साइकोलॉजी इज ऑफन यूज्ड इन साइकोथेरेपी to help individual overcome psychological issues and achieve personal growth and development। ये देखें ना, यहाँ पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आ रही है, सेल्फ एस्टीम भी इसी के अंदर आ जाएगा। एनालिटिकल साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी young life experiences undoubtedly influenced his analytical psychology। उसकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस ने भी इसको मतलब कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस किया था, जैसे सिगमंड फ्राइड की लाइफ ने इसको इन्फ्लुएंस किया था ना, उसकी थ्योरी को, बिल्कुल इसी तरह से इसकी लाइफ ने भी इसको किया था। हम कैसे किया था वो हम देखेंगे इसको आगे जाके जब पढ़ते हैं। वी मेंशन्ड दैट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ हिज ओन अनकॉन्शियस माइंड foretold his later professional interest। उसके जो अनकॉन्शियस फोर्सेस थी या अनकॉन्शियस उसके जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, वही उसको ड्राइव कर रहे थे, और वो उनको क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। अच्छा, ऑटोबायोग्राफिकल एविडेंस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग विद रिगार्ड टू हिज व्यूज ऑन सेक्स। इसने जिस तरह से सेक्स की बात या सेक्सुअल एस्पेक्ट को जिस तरह से सिगमंड फ्राइड ने कवर किया है, उस तरह से इसने उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन इसके भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सेक्सुअल जो उसके एक्सपीरियंसेस इसके भी थे। यंग्स थ्योरी हैड नो प्लेस फॉर एन ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब इस यहाँ पर देखें ना, वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को मानता है, सेक्सुअल नीड्स को भी मानता है ये, ठीक है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को भी मानता है कॉल योंग, लेकिन ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को इसने कोई जगह नहीं दी। इस चीज को समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे हमने वहां पर एक चीज मैंने आपको उस वक्त जब हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ रहे थे तो मैंने मेंशन की थी। अब उसको इसकी थ्योरी को हम कंपेयर करते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को इसने कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। इट सिंपली वाज नॉट रेलेवेंट टू हिज चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि ये इसके चाइल्डहुड में इसने एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, इसलिए कहता मैं मानता ही नहीं हूं इसको। ठीक है, ही थॉट हिज मदर, अब ये वाली बात जो मैं आपको कंपेयर करवाना चाह रहा हूं, His thought his mother was fat and unattractive, and he never understood Freud's insistence that little boys develop sexual longings for their mothers। ये वाली चीज कि उसकी जो मदर थी वो अट्रैक्टिव भी नहीं थी और मोटी थी या फैट थी, शायद इस वजह से वो मतलब कि इस वजह से इसने इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, मैंने उस वक्त जब हम उसको पढ़ रहे थे सिगमंड फ्राइड को, मैंने बोला था कि हो सकता है ये जो उसकी ये जो
नीड उसकी या फीलिंग्स क्रिएट हुई हैं वो इस वजह से हुई हूँ कि उसकी जो मदर थी ना बड़ी अट्रैक्टिव थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी। ठीक है, तो अट्रैक्टिव चीज की जो अट्रैक्टिव चीज या ब्यूटीफुल होती है, कोई भी चीज हो कायनात के अंदर, कोई भी चीज हो, इंसान की बात नहीं मैं कर रहा, कोई जानवर भी आपको प्यारा लगे तो आप उसकी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई कोई आपको कोई अच्छी किसी चीज का कोई अच्छा मॉडल बना हो उस तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये नेचुरल या यूनिवर्सल कानून है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि हमें जो ब्यूटी होती है अट्रैक्ट करती है। अच्छा, अब वो कह रहा, मैंने अब उस दिन उस वक्त भी बात की थी कि हो सकता है कि ये फीलिंग इसको इसलिए आई हो कि उसकी मदर क्या थी, ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी। ठीक है, इसलिए उसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस कर लिया। अब बाकी लोगों ने हर एक बंदा एक्सपीरियंस नहीं करता। ठीक है, अब जिनकी जो मदर होती है, जिनकी मदर की बचपन में डेथ हो जाती है, ठीक है, या पैदा करते ही जिन बच्चों की मदर डेथ हो जाती है, वो तो फिर वो भी नहीं एक्सपीरियंस करते होंगे। ठीक है, तो कॉल योंग ने उसने बोला है क्लियरली कि मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं इसको कैसे मान लूं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसको अगर आपको एक बड़े लेवल पे या हायर लेवल पे जाके सोचना पड़े या किसी को समझाना पड़े या आपको बहस ही करनी पड़े थोड़ा सा हायर लेवल पे, तो ये आपको ये चीजें ना थोड़ा सा डीपली क्लियर होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह इसका हायर लेवल का भी थोड़ा सा करेंगे कोर्स अनाउंस डिजाइन करके, जहां हम चीजों को हम जो बेसिक लेवल से उठ के, बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर आके हम चीजों को समझ सकें, उन चीजों को समझ सके जो जिनको आम स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, जिन आम स्टूडेंट की जहां पर वो नजर ही नहीं जा रही होती या उनकी सोच ही नहीं जा रही होती, तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यंग यंग डेवलप्ड नो अडल्ट, अच्छा ये जोंग नहीं है, इसको बाद लोग जंग भी पढ़ते हैं जोंग भी पढ़ते हैं, इसको यंग पढ़ा जाता है, कॉल यंग। ठीक है, तो हम भी स्टार्ट में इसको जंग जंग ही पढ़ते थे, लेकिन ये हमें टीचर्स ने बताया कि इसको यंग पढ़ते हैं। अच्छा, यंग young sorry पढ़ते हैं, young developed no adult insecurities inhibitions or anxieties and sex about sex। अब ये कहता है कि मैंने वो वाली चीजें एक्सपीरियंस नहीं की एक एज अ अडल्ट जो सिगमंड फ्रायड ने बोला था। ठीक है, सेक्स से रिलेटेड ये चीजें एंजाइटी इनहिबिशंस और इनसिक्योरिटीज वगैरह, एज फ्रायड श्योरली डिड, जैसा फ्रायड ने किया था या उसने एक्सपीरियंस की थी। फर्दर यंग मेड नो अटेम्प्ट टू लिमिट हिज सेक्सुअल एक्टिविटीज एज फ्रायड, और जो योंग है, कॉल योंग है, उसने अपनी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हैं उनको लिमिटेड भी नहीं किया था जिस तरह से सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक है, ये सेक्सुअल अपनी एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है। योंग प्रेफर्ड द कंपनी ऑफ वुमेन टू मेन। अब अच्छा, अब ये जो योंग था ना, ये अपने आसपास मतलब कि मेल को रखने की बजाय फीमेल को रखता था, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ उसके कंपेनियन भी या उसके साथी भी। ठीक है, फीमेल को ये रखता था, मेल को नहीं रखता था। ठीक है, मतलब कि चूंकि फील्ड के अंदर काम करना होता था या अपनी इसके अंदर रिसर्च वगैरह करनी है, जो भी करना है, तो वो फीमेल के साथ काम करता था। व्हेन दे inevitably developed a crush, he did not hesitate to begin a sexual liaison, some of which endured for years. He even warned his female disciples that sooner or later they would fall in love with him। अब वो कहता है, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर देखना है। अब वो कहता है कि उसने चूंकि अपने आसपास फीमेल को ही रखा हुआ था, तो अगर इसको कोई अट्रैक्शन फील होती थी ना, तो उनके साथ वो रिलेशन बना लेता था। और अब इवन ये अपनी मतलब कि जो साथी थी या शागिर्द थी उनको भी कह देता था कि आपको मेरी तरफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, an analysis of the ill-fated relationship between Freud and Jung noted to Jung who freely and frequently satisfied his sexual needs, sex played a minimal role in human motivation। अब वो जो है, क्योंकि इसने अपनी जो सेक्सुअल नीड्स हैं उसको लिमिटेड नहीं किया था, ये सेक्सुअल जो नीड्स को पूरा कर लेता था जो कॉल योंग था। तो फिर इसने बोला कि अब ये वाले जो एक्सपीरियंस इसके भी हो रहे हैं ना, तो जिस तरह से सेक्स के बारे में या सेक्सुअल नीड्स या कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में उसने बोला है ना सिगमंड फ्रायड ने, उस तरह से इसने नहीं बोला। ये कहता है कि जी जो सेक्स का है ना, जो रोल होता है मिनिमम सा होता है मोटिवेशन में, कुछ ज्यादा नहीं होता। इसका कहना है कॉल जोंग, अकॉर्डिंग टू कॉल जोंग। ठीक है, तो ये इसका कहता है ज्यादा रोल नहीं होता, मिनिमम सा रोल है। टू फ्रायड beset by frustration and anxious about his thwarted desire, sex played the central role। जबकि फ्रायड ने ये बात बोली थी कि ये जो सेक्सुअल हमारी डिजायर्स होती हैं ये सेंट्रल रोल प्ले कर रही होती हैं हमारी लाइफ के अंदर। एज अ चाइल्ड यंग और आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ, अब जब वो बच्चा था तो उस वक्त भी वो बच्चों के साथ नहीं रहता था, उस वक्त भी वो प्रेफर करता था अकेला रहना। ठीक है,
दिस चॉइस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन हिज थ्योरी, और यही वाली बात इसकी थ्योरी में भी नजर आती है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी की बात करता है ये। इन कंट्रास्ट फ्राइड्स थ्योरी इज मोर कंसर्न्ड विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। फ्राइड की थ्योरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करती है। फ्राइड डिड नॉट हैव सच एन आइसोलेटेड एंड इंट्रोवर्टेड चाइल्डहुड। क्यों करती है उसकी बात ये, मतलब इंट्रोवर्जन की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात क्यों करती है इसकी थ्योरी सिगमंड फ्राइड की? क्योंकि कहता है कि उसने वो वाला माहौल ही फील नहीं किया, तो वो कैसे कह देगा उसको, यानी कि उसका बचपन आइसोलेटेड नहीं गुजरा, तो इसलिए उसने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को क्या दे दिया, इंपॉर्टेंस दे दी, और उसने उसको निकाल के थ्योरी में के अंदर जड़ दिया कि भाई ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कॉल जोंग उसको चैलेंज कर रहा है कि भाई मैं नहीं करता इस चीज को, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की। अब ये देखें दोनों अपनी अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दोनों ने अलग-अलग चीजें एक्सपीरियंस की हुई अपनी लाइफ के अंदर। जो कॉल जोंग है ये तन्हा रहा है बचपन में, इसलिए ये इंडिविजुअलिटी और अनकॉन्शियस की और फोकस की बात करता है, जबकि कॉल जो सिगमंड फ्राइड है इसके तो 8 बहन भाई थे, तो ये अकेला नहीं रहा, ठीक है, तो ये अपने हिसाब से बात कर रहा है। तो वही वाली बात आ गई कि अपनी लाइफ को देखते हुए हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या बता सकते हैं लोगों को, वो वाली बात हो रही है। अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अब एक और पॉइंट है बिटवीन यंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी एंड फ्राइड साइकोएनालिसिस कंसर्न्स लिबिडो। लिबिडो पर भी इनका इख्तलाफ हुआ था। वेयर एज फ्राइड डिफाइंड लिबिडो लार्जली in regarded it as a generalized life energy of which sex was only a part। इसने बोला था हमारी ये जो एनर्जी है जिसके अंदर जो यानी कि लिबिडो के अंदर सेक्सुअल हमारी एनर्जी ही मौजूद होती है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स। फॉर यंग ने बोला था बेसिक लिबिडिनल एनर्जी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज क्रूशियल फॉर एन इंडिविजुअल एट एनी गिवन टाइम। जबकि इसका कहना था कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये हमारा ओवरऑल रोल प्ले कर रही होती है डिफरेंट कामों के अंदर। किसी भी चीज किसी भी वक्त हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसी हिसाब से वो अपना रोल प्ले कर रही होती है अकॉर्डिंग टू कॉल योंग, ठीक है। ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी हमारी सेक्सुअल लाइफ में या सेक्सुअल डिजायर्स के अंदर ही अपना रोल प्ले कर रही होती है, जो लिबिडो वाली एनर्जी है, इसने बोला ओवरऑल वो काम कर रही होती है। Still another difference between the work of Jung and Freud is the direction of forces that affect personality. Freud described people as victims of childhood events। ये बात करता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की, ठीक है। जो सिगमंड फ्राइड है कि ये हमें अब हमारी पर्सनैलिटी को ड्राइव कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। Jung believe we are shaped not only by the past but also for our by our goals, hopes and aspirations। वो जबकि कॉल जोंग उसके मुकाबले में क्या कहता था कि हम सिर्फ पास्ट के ही कैदी नहीं है, हम अपने फ्यूचर के हिसाब से भी चल रहे होते हैं, अपने गोल्स के हिसाब से भी चल रहे होते हैं, हमारा बिहेवियर उस हिसाब से भी बन रहा होता है, या हम उसको बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर पास्ट एज वेल एज आवर फ्यूचर। तो यंग पर्सनैलिटी वाज नॉट फुली डिटरमाइंड बाय एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5। जब इसने बोला था कि फर्स्ट 5 इयर्स में ने बोला था फर्स्ट 5 इयर्स में पर्सनैलिटी बन जाती है, जबकि इसने इसके साथ अग्री नहीं किया था। इसने बोला था थ्रू आउट लाइफ हमारा काम चलता रहता है, जैसे एरिक एरिक्सन ने बोला था। Also, Jung attempted to probe more deeply than Freud into the unconscious mind। अब ये देखें यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है कि इसने ज्यादा डीपली अनकॉन्शियस को देखा था, जबकि Jung attempted to probe more deeply, फ्राइड के मुकाबले में ज्यादा डीपली। ही एडेड अ न्यू डायमेंशन। इसने अनकॉन्शियस के अंदर एक न्यू डायमेंशन, एक नई चीज दे दी थी जिसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोला गया है। तो इसके काफी डिफरेंस निकाले जा सकते हैं जिन पॉइंट्स पर इसने किया था इख्तलाफ, विच ही डिस्क्राइब्ड एज द इनहेरिटेड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज एंड देयर एनिमल इंसेस्टर। जो कि हमारे अबाउ अजदाद का या एनिमल हम जो हैं एनिमल इंसेस्टर्स, उनकी जो मेमोरीज होती हैं हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर। तो ये एनालिटिकल साइकिल का थोड़ा सा तारुफ था आपको, ठीक है। तो आई होप के समझ आ गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो आगे बढ़ें, जल्दी बोलें। सर आगे बढ़े। ओके, अब देखते हैं इसकी बायोग्राफी। इसकी बायोग्राफी से भी आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी, ना सिर्फ इस थ्योरी की समझ आएंगी बल्कि आपको ओवरऑल भी एक अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। डिफरेंट थ्योरीज को लेके आप साइकोएनालिसिस को भी शायद बेहतर तौर पर समझ सकें। एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप उस एक थ्योरी को पढ़ें तो उस वक्त ही आपको उस थ्योरी की अच्छे से समझ आए। नहीं, ये बात मैंने पहले भी कितनी दफा बोली है कि आपकी जो बहुत सारी चीजें ना
आप जब डिफरेंट अप्रोचेस को पढ़ रहे होते हो या डिफरेंट अप्रोचेस आपके पास आप पढ़ चुके होते हो, तो उस वक्त बाज दफा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उस वक्त आपका क्लियर हो रहा होता है। जब आप काफी सारी थेरीज को या काफी सारी टॉपिक्स या काफी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके होते हैं, तो शायद उस वक्त आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। तो उस हिसाब से मतलब क्या, इसकी जो आप पढ़ेंगे तो आपको साइकोएनालिसिस और बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। अच्छा, कॉल जोंग फ्राइड वंस रिगार्डेड कॉल जोंग एज द सरोगेट सन, अपना सन मानता था उसको, ठीक है, उसको कंसीडर करता था कि ये मेरा बेटा है, एंड सन एंड हायर टू साइकोएनालिटिक मूवमेंट कॉलिंग हिम माय सक्सेसर एंड क्राउन प्रिंस, वो समझता था कि ये मेरा जानशीन बनेगा, ठीक है, कॉल जोंग। आफ्टर देयर फ्रेंडशिप इन 1940 यंग डेवलप्ड हिज एनालिटिकल साइकोलॉजी, बाद में जब वो लैदा हुए तो 1914 के अंदर उसने अपनी एनालिटिकल साइकोलॉजी डेवलप कर दी, ठीक है। यंग्स लाइफ ग्रू अप इन स्मॉल विलेज इन नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड नियर द, मतलब कि ये इलाके में बड़ा पड़ा, हिज अकाउंट हिज चाइल्डहुड वाज लोनली। अब ये देखें, अब आप बोलेंगे ये हमें ऐसे पढ़ाई जा रहे हैं सर, इसका क्या फायदा? इसका फायदा है, आपको नहीं पता कि ये कैसे आपके एक डॉट से डॉट जोड़ना है, ठीक है। बचपन उसका क्या था? लोनली, आइसोलेटेड, अनहैप्पी, ये वाली चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि उसका जो बचपन था अनहैप्पी गुजरा है, आइसोलेटेड गुजरा है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि कैसे कैसे इसकी थ्योरी डेवलप हुई है। His father, a clergyman who had apparently lost his faith, was moody, irritable and given to loud rage, यानी कि इसका फादर भी कोई अच्छा नहीं था, वो भी, उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं था। His mother suffered from emotional disorder, मदर को इमोशनल डिसऑर्डर था, ठीक है। Her behavior was erratic and she could change in an instant from a happy, यानी कि उसके वो मूड चेंज जिसको कहते हैं। Another biographer suggested that the whole maternal side of the family appear to be the tainted with insanity, इसका जो सारी मतलब के नान का साइड, वो पंजाबी में नान का साइड जो था वो सारा ही ऐसा ही था, एबनॉर्मल ही था, लग रहा एबनॉर्मल ही लगता था। Young learned at an early age not to trust or अब यहाँ पर ये, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ आएगी, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। Learned at early age not to trust or confide in either parent and by extension not to trust the rest of the world, वो उसने बहुत जल्दी ये चीज सीख ली थी अर्ली एज में कि भाई किसी पर क्या है, भरोसा नहीं करना। ये बात जा रही है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, वो उसकी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज की तरफ जा रही है, चाइल्डहुड अब्यूज की तरफ बात जा रही है। कैसे? he turned away from the conscious world of reason and ventured inward to the वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स विजन्स एंड फैंटेसीज, द वर्ल्ड ऑफ, मतलब कि फिर वो क्या है, उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, वो मतलब कि अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने लगा, फैंटेसीज को समझने लगा, इसके साथ साथ अनकॉन्शियस को उसने समझना शुरू किया। दिस बिकेम हिज गाइड इन चाइल्डहुड एंड रिमेन्ड सो थ्रू हिज अडल्ट लाइफ, सो थ्रू, मतलब कि इसी चीज ने उसकी अडल्ट लाइफ तक या अडल्ट लाइफ को गाइड किया। मोर देन 50 years later, a neighbor of the young family recalling the first time he, जब उससे कॉल यंग से मिला, उसने क्या लिखा? I had never come across such an social monster before, कि मैंने इस जैसा पहले से मॉन्स्टर, उसने मॉन्स्टर के साथ इसको तशबीह दी है, यानी कि उसने देख लिया होगा ना कि उसका किस तरह का बिहेवियर है या किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी, उस हिसाब से। Critical times young resolved problems and made decisions based on what is unconscious। अब वो अपनी अनकॉन्शियस की इंपॉर्टेंस की बात करेगा। वो जो मैंने आपको ऊपर सेक्सुअल अब्यूज की बात की है, वो भी आगे जाके क्लियर होगी आपकी। अच्छा, वो मतलब कि अपने ड्रीम्स को उसने क्या किया, डिस्कवर किया और अनकॉन्शियस में चीजों को मतलब उसने एक्सपीरियंस किया अपने ड्रीम्स के थ्रू। When he was ready to enter college, his major field was revealed in dream। अब ये देखें, जब वो कॉलेज में गया ना, तो उसकी जो, उसको पता चल गया था कि मैंने किस फील्ड में जाना है। क्यों? क्योंकि उसके ड्रीम्स को उसने क्या कर लिया था, इंटरप्रेट कर लिया था, एनालाइज कर लिया था। ही सा हिमसेल्फ unearthing bones of prehistoric animals deep beneath the earth's surface। उसने ड्रीम देखा कि वो हड्डियों को निकाल रहा है, जानवरों की हड्डियों को निकाल रहा है, ठीक है, हाँ, मतलब कि सर जमीन से वो निकाल रहा है। अब उसको मतलब कि ये आइडिया मिल रहा है, उसने इंटरप्रेट किया। ही इंटरप्रेट दिस टू मीन ही शुड स्टडी नेचर एंड साइंस, इस तरह से उसने इंटरप्रेट किया अपने ड्रीम्स को, और इस हिसाब से वो आगे बढ़ा फिर जिंदगी के अंदर, ठीक है। A memory from age 3 when he dreamed he was in an underground cavern foretold his future study of personality। अब उसने, अब ये देखें,
अब उसके ने 3 साल की एज में एक ख्वाब देखा है, जिसके अंदर वो क्या देखता है कि वो एक गार के अंदर बंद है। ठीक है, उसने अपने आप को एक गार के अंदर देखा, जिससे उसने प्रिडिक्ट किया कि उसको फ्यूचर के अंदर पर्सनैलिटी को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अब वो अपने ड्रीम्स को लेके चल रहा है अभी। योंग वुड फोकस ऑन द अनकॉन्शियस फोर्सेस। अब योंग ने मतलब कि अनकॉन्शियस पे फोकस किया है, दैट लाई बिनेथ द सरफेस ऑफ द माइंड, जो माइंड के सरफेस के नीचे। योंग अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल स्विट्जरलैंड एंड ग्रेजुएटेड 1900 के अंदर ग्रेजुएट किया इसने विद अ मेडिकल डिग्री के साथ। He was interested in psychiatry and his first professional appointment was at mental hospital in Zurich. द डायरेक्टर वाज ईगन ब्लूलर। ये वाला भी बंदा हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा। ईगन ब्लूलर कौन था? ये साइकाइट्रिस्ट नोटेड फॉर वर्क ऑन स्किज़ोफ्रेनिया, जिसने स्किज़ोफ्रेनिया पर काम किया था। इसके बारे में भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, पता नहीं मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा है। हिस्ट्री के अंदर आता है इसका जिक्र, स्किज़ोफ्रेनिया पर तो इसने काम किया है। 1905 Young was appointed lecturer in psychiatry at the University of Zurich. Several years later, after marrying the second wealthiest heiress in all of the Switzerland, बाद में इसने मतलब कि 1905 के अंदर इसने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। बाद में इसने एक अमीर तरीन औरत से शादी कर ली। उसके बाद ये फ्री हो गया, मतलब अपने काम करने के लिए, डिफरेंट चीजें रिसर्च करने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, इन हिज वर्क with patients Young did not adopt Freudian अब यहाँ पर एक और चीज आ रही है, Freud's habit of asking them to lie on a couch। फ्राइड अपने पेशेंट्स को काउच पर लिटाता था, इसने वो वाली अप्रोच नहीं की। ये मतलब के बेड पर नहीं लिटाता था उनको। Young and the patient sat opposite each other in the comfortable चेयर्स पर बैठते थे आमने सामने। ओकेजनली सम टाइम वो उसको ना मतलब के किसी लेक के अंदर भी उसको करता था, उसके मतलब के सेशन कर लेता था, थेरेपी सेशन अब्रोड हिज सेल बोट के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं एट अदर टाइम्स ही वाज डेलिबरेटली रूड। सम टाइम वो रूड हो जाता था, अगर उसके पास सम टाइम इस तरह से रूड हो जाता था, और अगर उसके साथ पेशेंट आता था वो कहता था घर जाओ और अपना इलाज करो जाके। ठीक है, मतलब इस तरह से उसका बिहेवियर वो हिस्ट्री के अंदर आके इस तरह से भी बिहेव करता था सम टाइम। योंग became interested in Freud's work in 1900। अब वो बता रहा है कि फ्राइड के काम की तरफ कब गया, जब उसने रीड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, और कंसीडर्ड अ मास्टर, उसने इसको मास्टरपीस समझा, उसको मास्टरपीस कहा। In 1906 the two men had begun to correspond and a year later Young traveled to Vienna to visit Freud। फ्राइड को मिलने आया और पहली मीटिंग उसकी उनकी 13 घंटे चली, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एंड एक्साइटिंग बिगनिंग फॉर व्हाट वुड बिकम एन इंटीमेट। अब यहाँ पर उनका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इंटीमेट फादर सन रिलेशनशिप। अब यहाँ पर काम की बात शुरू हो गई, जो इसके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस या आप कह सकते हैं कि अब्यूज वाली बात की है इसने, मैंने समझाई आपको। देयर क्लोजनेस में हैव कंटेन्ड एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर वो कहता है आपको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की कुछ चीजें शायद मिल जाएं या आइडिया मिले। proposed by Freud in his psychoanalytic theory with the inevitable desire of son। वो मतलब कि सन की होती है डिजायर ऑफ द सन टू डिस्ट्रॉय द फादर, फादर के साथ जो जेलसी होती है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एन अदर इस इनके रिलेशन के अंदर वो कहता है कि आपको ये मिलती है चीज। ठीक है, जिस रिलेशनशिप के अंदर मतलब कि फादर के साथ उसको होती है। एन अदर complicating factor that may have doomed the relationship was a sexual experience Young reported having had at age 18। अब यहाँ पर उसका को सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ था, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। A family friend whom Young saw as a father figure, वो फादर के तौर पर एक बंदे को समझता था, फैमिली फ्रेंड था। had made unwanted sexual advances, जिसने मतलब उसके साथ कुछ भी मतलब सेक्सुअल करने की कोशिश की। Young was repelled and immediately ended the relationship। मतलब कि कॉल योंग ने उसके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया था जब इस तरह की कोई चीज आई सामने। Year later when Freud attempted to ensure that Young would carry on the psychoanalytic movement as Freud envisioned it, Young rebelled against and burdened, perhaps feeling once again that an older man was trying to dominate him। इसी तरह से जब उसने फ्राइड के साथ उसके जब रिलेशनशिप बने ना, तो फ्राइड ने भी इसी तरह से उसको डोमिनेट करने की कोशिश की। ठीक है, उसको ऑर्डर करने की कोशिश की, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। जब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की तो इसने यहाँ पर भी मतलब कि बगावत कर दी।
ठीक है, इसके साथ भी वो नहीं मान सका चीजों को, आगे नहीं बढ़ सका। इन बोथ, अब ये ना कंपेयर कर रहा था, अब ये कंपेयर कर रहा था। इन बोथ इंस्टेंसेस यंग वाज डिसअपॉइंटेड इन हिज चूजन फादर फिगर, परहैप्स बिकॉज ऑफ द अर्लियर इंसिडेंट। पहला जो उसका एक्सपीरियंस हुआ था, ही वाज अनएबल टू सस्टेन द क्लोज इमोशनल रिलेशनशिप फ्राइड डिजायर। उस वजह से वो फ्राइड के साथ मतलब कि उस तरह से नहीं रिलेशनशिप बना सका जिस तरह से मतलब होना चाहिए था, ठीक है, अपने पहले एक्सपीरियंस की वजह से। अच्छा, अब वो ना इस चीज को जो फ्राइड का ये वाला मतलब कि उसको फ्राइड डोमिनेट करना चाहता था, फ्राइड अपने हिसाब से चलाना चाहता था ना, कि मतलब मेरे हिसाब से चले और मेरे काम को मानने और इस तरह से। तो ये फिर कंपेयर कर रहा था इसको उस बंदे के साथ जिसने इसके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ था ना, सेक्सुअल एक्सपीरियंस या अनवांटेड वो डिजायर्स की बात कर रहा था। तो इसके साथ कंपेयर कर रहा था, कहता उसने भी मुझे डोमिनेट करने की कोशिश की है, इसने भी ये भी मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंपेयर करके तो फिर इस तरह से ना मतलब कि अलग होने की कोशिश की इसने। अनलाइक मोस्ट ऑफ द साइकोएनालिटिक डिसिपल्स, यंग हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश अ प्रोफेशनल, इसके दूसरे शागिर्दों की तरह इसका अपना पहले ही एक मुकाम बन चुका था, इसकी अपनी एक रेपुटेशन बन चुकी थी कार्ल यंग की, ठीक है। Although for a time Jung identified himself as a disciple of Freud's, he was never an uncritical one. Early in their relationship, he did attempt to suppress his doubts. अब वो कहते हैं कि चाहे उसका था शागिर्द था, लेकिन वो उसको उसके साथ था मामला थे उसके कि वो नहीं एग्री करता था, लेकिन वो अपने डाउट्स या इन चीजों को मतलब कि सुप्रेस किए हुआ था, बता नहीं रहा था ऑब्जेक्शन को या डाउट्स को। व्हाइल राइटिंग द साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस, जो इसने कार्ल जंग ने लिखी, रिपोर्टेड दैट ही वाज ट्रबल्ड realizing that when the book was published, publicly setting forth his own position that differed significantly from the orthodox psychoanalysis, it would डैमेज ही स्टडिंग विद फ्राइड। यानी कि उसने इसमें बता दिया कि वो इसके साथ अग्री नहीं करता साइकोएनालिसिस के साथ टोटली। For months Young was unable to proceed with the project, so disturbed was he about Freud's potential reaction of, मतलब वो मतलब कि इसको बयान नहीं कर पाता था, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था कि मुझे आपके साथ नहीं चलना या मुझे आपके साथ मतलब कि अग्री नहीं करता, उसकी नाराजगी की वजह से। क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड है ना, जब हम एडलर को पढ़ेंगे तो उसमें भी जिक्र आएगा इसकी पर्सनैलिटी का और अच्छे से, कि जो सिगमंड फ्राइड है ना, खुद को थोड़ा सा समझता था, गुरूर करता था थोड़ा सा, और खुद को डोमिनेट समझता था, दूसरों से बहुत बेहतर समझता था। तो इसलिए कहता था कि सब मेरे नीचे और मेरे मेरे अकॉर्डिंग चलें। तो मतलब कि वो गुस्सा भी बहुत करता था, अगर उसके खिलाफ कोई थोड़ी सी बात कर देता था, जो उसके नजरियात को थोड़ा सा कोई डिनाई कर देता था, तो वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता गुस्से अकॉर्डिंग टू, मतलब अग्रेशन के हिसाब से वो जाता था, या गुस्सा एंगर दिखाता था अपना। ऑफ कोर्स ही डिड इवेंचुअली पब्लिश एंड इनविटेबली अकर्ड इन 1911 एट फ्राइड। बाद में मतलब पब्लिश होगी, फिर 1911 के अंदर इसने क्या किया, इसने इसको फर्स्ट बना दिया, उसका इंटरनेशनल साइकोएनालिटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया 1911 के अंदर। शॉर्टली देयर आफ्टर, बाद में फिर शॉर्टली बात करते हैं, यंग फ्रेंडशिप वाज विद फ्राइड बिगेन टू शो साइंस ऑफ स्ट्रेन एंड बाय 1912 had been terminated their personal correspondence। 1912 के अंदर उन्होंने ताल्लुकात तोड़े, और 1914 के अंदर उसने फिर अपना इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया और अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आती है, सम टाइम आपको किसी बुक में मिल जाएगा 1912 के अंदर उसने साइको एनालिटिक दिया, अपना एनालिटिकल साइकोलॉजी दी, और कुछ कहते हैं 1914 के अंदर। 1914 के अंदर उसने रिजाइन किया था कंप्लीटली तौर पर, तो हम इसको 1914 ही कंसीडर करेंगे। ओके, उसने 1914 में दिया था, कुछ कुछ जगह पर आपको 13 भी शायद मिल जाए। When Young was 38 years old, he was stricken with intense emotional problem that persisted 3 years। मतलब कि 38 ईयर्स की एज में उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, यानी कि नॉर्मेलिटी की तरफ गया। फ्राइड हैड एक्सपीरियंस, जो कि फ्राइड ने भी एक्सपीरियंस की थी, बिलीविंग ही वाज गोइंग इनसेन, वो समझता था कि वो पागल होने लगा है। इस वजह से वो मतलब क्या करता था, उसको प्रॉब्लम होती थी, इंटेलेक्चुअल काम नहीं कर पाता था कोई ना, इवन के वो कोई बुक भी नहीं पढ़ पाता था, ठीक है। ही कंसीडर सुसाइड एंड केप्ट, वो समझता था मतलब कि वो सुसाइड को वो समझ मतलब कि सुसाइड करने का वो सोचता था, और अपने पास गन रखता था कि अगर उसको लगा कि मतलब मैं बस में नहीं रहा या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ड्यूरिंग दोज इयर्स ही वाज हॉन्टेड बाय विजन्स ऑफ अ ब्लडी। अब बाद में मतलब ये उसके कुछ ख्वाबों के बारे में लिखा है कि उसने कुछ ख्वाब देखे जिन्होंने उसको डिस्टर्ब किया। हिज मिस्टिक मेटिकुलसली रिकॉर्डेड दीज ड्रीम्स इन कैलीग्राफी, उसने इनको रिकॉर्ड किया और लिखा बकायदा,
ठीक है, और 200 पेजेस लिखे जिसका नाम था रेड बुक, जो कि उन्होंने इसने संभाल रखा था एक पता नहीं बैंक के अंदर संभाल रखा था, एक लॉक, हाँ बैंक वॉलेट के अंदर संभाल रखा थी ये सारी, ये 200 पेजेस की जो बुक लिखी हुई थी ना। और इसके मरने के 50 साल बाद 2009 के अंदर वो पब्लिश हुए हैं, उससे पहले उसने पब्लिश नहीं किया था इसको। Young vision came to him in seemingly endless stream which he described as a feeling like rock trembling, और मतलब कि वो बाज दफा इस तरह से फील करता था, उसको लगता था कि उसके सर पर पत्थरों की बारिश हो रही है, और इससे बचने के लिए वो मतलब ये एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है कि उसकी एबनॉर्मेलिटी बाज दफा इस तरह इस हद तक वो एबनॉर्मल हो जाता था कि वो उससे बचने के लिए इस फीलिंग में क्या करता था, वो कहता टेबल को वो पकड़ लेता था, ठीक है, या झपट लेता था ताकि मतलब कि उस वो गिर ना जाए, लहदा मतलब कि वो डर के कर लेता था ना, इस तरह से बिहेव शो करता था डर के या जिस तरह भी पैनिक होके। इट इज इंटरेस्टिंग हाउएवर, इस तरह के मतलब वो कहता है क्राइसिस के बावजूद यंग डिड नॉट स्टॉप ट्रीटिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को ट्रीट करना उसने नहीं छोड़ा। अब इस चीज से एक बात हमें समझ में आती है कि अगर आपको फर्ज करो आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते या आप अपना नॉर्मल वे में काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक अपनी लाइफ के एक एस्पेक्ट के ऊपर या एक फील्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो लाजमी नहीं कि आप बाकी फील्ड्स में भी मतलब कि परफॉर्म नहीं कर सकते ठीक से। अच्छा, he resolved his dilemma in essentially the same way Freud did, he confronting his unconscious mind। अब ये जो उसकी प्रॉब्लम थी वो कहता है मैंने भी उसी तरह से इलाज किया जिस तरह से सिगमंड फ्रायड ने किया था, उसने भी अपने अनकॉन्शियस को देखा और मैंने भी। although he did not analyze his dream systematically, अगरचे इसने अपने जो है ड्रीम है उनको सिस्टमैटिकली उसने एनालाइज नहीं किया था जिस तरह से सिगमंड फ्रायड ने किया था। यंग फॉलोड हिज अनकॉन्शियस इंपल्सेस एज रिवील्ड इन ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, वो अपनी अनकॉन्शियस थॉट्स को फैंटेसीज और ड्रीम्स के अंदर ही देखता था। अब ये देखें इन दोनों चीजों पर इसका इन दोनों का क्या था, एग्री थे ये दोनों। As with Freud, this period became a time of immense creativity for Jung and led him to formulate his personality theory। यही टाइम जब उसने अनकॉन्शियस को समझना शुरू किया, यही इसकी क्रिएटिविटी का और पर्सनैलिटी थ्योरी की मतलब फॉर्मुलेट किया उसने। He wrote the years when I was pursuing my inner images were the most important in my life। वो कहता जब मैं अपने इनर को देख रहा था वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। In them everything essential was decided। He concluded that based on this experience that the most important stage in personality development was not childhood। फिर उसने ये बोला, उसने कंक्लूड किया कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे चाइल्डहुड नहीं होता जैसा फ्रायड ने बोला था, बट मिडिल एज एंड द टाइम ऑफ हिज ओन क्राइसिस। मतलब कि उसने बोला कि मिडिल एज हमारा इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा, क्यों? क्योंकि उस वक्त ही उसने क्राइसिस फेस किए थे। अच्छा, इवन यानी कि ये उस वक्त की बात कर रहा, मिडिल एज यानी कि जिस वक्त इसने क्राइसिस फेस किए थे या फेस कर रहा था। इवन तो यंग्स पर्सनल क्राइसिस वाज अपेरेंटली रिजॉल्व्ड बाय हिज कन्फ्रंटेशन विद अनकॉन्शियस। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो कहते हैं यहाँ तक के उसके जो अपने क्राइसिस थे वो भी अनकॉन्शियस को कन्फ्रंट करने की वजह से या समझने से उसके रिजॉल्व हो गए, उसने कर लिए। सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बिहेवियर रिमेन्ड अनयूजुअल, कुछ उसके बिहेवियर अजीब ही रहे। ईच मॉर्निंग ही वुड स्पीक टू हिज किचन यूटेंसिल्स। हर सुबह वो अपने मतलब किचन के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं उनके साथ दुआ सलाम किया करता था। ही वुड से टू फ्राइंग पैन, और मतलब के फ्राइंग पैन को वो पूछता था क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग बोलता था उसको, ठीक है। टू द कॉफी पॉट को ही हाइड लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनसाइड बुक्स एंड स्टफ्ड। अब वो बता रहा है कि उसने मतलब बहुत सारा पैसा जो है किताबों में छुपा रखा था, इसके साथ साथ उसने दबा रखा था अपने उसके गार्डन में। एंड ही प्रॉम्प्टली फॉरगॉट द सीक्रेट कोड्स, और उन निशानियों को वो भूल जाता था जो उसने लगा रखी थी उन जगहों को याद रखने के लिए, ठीक है, जहां उसने ये चीजें छुपाई थी। नेवरदलेस यंग रिमेन्ड हाईली प्रोडक्टिव एंड कंटिन्यू टू राइट एंड डेवलप हिज सिस्टम फॉर मोस्ट ऑफ हिज 86 ईयर। वो कहता है इन तमाम चीजों के बावजूद वो क्रिएटिव रहा, प्रोडक्टिव रहा और बकायदा तौर पर काम करता रहा, प्रोडक्टिव काम करता रहा, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी इसके साथ थी, नो डाउट कि उसके साथ नॉर्मेलिटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने 86 ईयर्स, ठीक है,
वो उसका जो मोस्टली जो 86 का जो उसका ड्यूरेशन था लाइफ का, उसमें मोस्टली उसका जो टाइम था वो प्रोडक्टिव ही गुजरा है। ये नहीं था कि जब वो एबनॉर्मेलिटी उसमें आई उसके बाद वो बिल्कुल फारिग हो गया या बिल्कुल किसी काम के काबिल नहीं रहा। जी, ये हमने इसकी बायोग्राफी पढ़ ली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा पॉइंट जो मैं साथ जोड़ ना सका हूँ या लिंक ना कर पाया हूँ तो आप मुझे बोल लें या क्वेश्चन पूछ लें या वैसे डिस्कस करें, हम देखते हैं। जी कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो मैंने अभी इन दोनों के बारे में पढ़ा है ना, ये आपने जो पढ़ाया है हमें, हिस्ट्री जितनी भी पढ़ाई है सर, जी इसमें जो है वो एक चीज का फुकदान मुझे नजर आया है बहुत ज्यादा, कि ये लोग अपनी जी लाइफ को के ऊपर ही पूरी पूरी थ्योरीज बना दे रहे हैं पूरी, यानी कि जैसे अपनी जो लाइफ गुजरी, जरूरी तो नहीं कि सामने वाले की भी वही लाइफ गुजरी हो। और दूसरी बात ये है कि इनका भी यही है, उनका भी यही है, दोनों का यही रहा है। और दूसरा ये केस हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है इनकी यहाँ थोड़ी मुझे कम नजर आ रही है। जैसे जिसकी भी लाइफ है हम उसकी बात करते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं, हर किसी का की लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, हर मसले अलग होते हैं। तो वो चीज का मुझे बहुत ज्यादा फुकदान नजर आया है इसके अंदर। जी जी बिल्कुल। वो इसी ये इनकी जब क्रिटिसिज्म देखेंगे ना अब तो आपको यही चीज तो मिलेगी कि इन्होंने इसको जनरलाइज करके नहीं देखा, इन्होंने पॉपुलेशन ने ली, इन्होंने सैंपल के बगैर ये थ्योरी डेवलप कर दी और अपनी थ्योरी, ये जो थ्योरी है इन्होंने अपनी लाइफ से ड्राइव की हुई है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, लेकिन ये थ्योरी को फिर भी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज, क्योंकि ये किसी ना किसी हद तक ये चीजें हैं, ये चीजें मतलब के एग्जिस्ट करती हैं जो इन्होंने बताई हैं। अगर ये बिल्कुल ही झूठ होती, आपकी जो बात है ना वो मैं समझ गया हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, हाँ जी पॉपुलेशन बताएं, ये थ्योरी दी है आपने, तो इसका आपके पास सैंपल क्या था? आपने क्या एक्सपेरिमेंट करके, इस एक्सपेरिमेंट कहाँ है आपके? आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया, उसके रिजल्ट क्या निकले हैं? फिर हम जाहिर सी बात है एज अ रिसर्चर तो हम पूछेंगे ना। तो जब ये हमें पता चलता है कि ये सिर्फ भाई एक बंदे ने अपने हिसाब से थ्योरी दी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके, तो हम कह देते हैं यार भाई ये हम इसको मानते ही नहीं थ्योरी को। ठीक है, आज की जो मतलब रिसर्च तो यही कहती है ना कि आप सैंपल लेके आए हैं, उसको अगर जनरलाइज करना चाहते हैं या आप उसको बकायदा एक एविडेंस पेश करना चाहते हैं, सैंपल बताएं या एक्सपेरिमेंट बताएं या स्ट्रॉन्ग हमें कोई इसके रिजल्ट्स दिखाएं जिस बेस पे आपने थ्योरी दी है। तो वो बात है, इनमें फुकदान है उस चीज का। जब क्रिटिसिज्म आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे मजबूत क्रिटिसिज्म एक ये भी होता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी से उठा के दी हुई है। अगर किसी ने बच्चों पे देखा है, बच्चों की थ्योरी दी है ना, वो आई थिंक, हाँ हम जब वो उसको पढ़ेंगे ना, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, जीन पियाजे की या विगोस्की की, उसने भी अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके थ्योरी दी हुई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, और जीन पियाजे ने दी है। तो वहां पर उसका क्रिटिसिज्म है जी ये हम थ्योरी को कैसे मान ले, इसने सिर्फ अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया है तो उस पर थ्योरी दे दी है इसने। तो वो वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। लेकिन सर हम इसको इस तरह जनरलाइज भी तो नहीं कर सकते ना कि इन्होंने खुद की थ्योरी पे जो चीज बीती है उन्होंने उसको हमें समझा दिया। इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो, अब जैसे दोनों हमने देखा है कि दोनों अपनी अपनी फील्ड में मेडिसिन के उसमें थे। इसने प्रोफेशन चुना था साइकोलॉजी का, और उससे पहले जैसे हमने फ्राइड का देखा तो उसने पहले हिप्नोसिस पे बहुत सारा काम किया था, फिर उसके बाद उसने अनकॉन्शियस, और फिर उसके बाद उसने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। तो उसने बहुत सारे लोगों से तो उसने खुद को गुजारा, और फिर उसके बाद उसने कंपैरिजन किया होगा कि हाँ भाई इनके साथ इस तरह हो रहा है तो इसकी ये वजह हो सकती है, और उसके साथ खुद खुद उसने फिर अपनी सेल्फ का भी वो किया। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे साल जो है वो रिसर्चेज में गुजार दिए। तो जी जी जरूरी तो नहीं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चीजें, शायद उस वक्त रिसर्च कितनी, मतलब हम 80s की बात करें और अर्ली 90s की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो ये चीजें इतने साइंटिफिकली वो थी भी नहीं कि भाई हम इसको हर स्केल के ऊपर उसको मेजर कर सकें। तो रिसर्च का दामन तो उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई 1% थ्योरी इनकी है। नहीं नहीं, ये बात देखिए ना, मैंने ये थोड़ी देर पहले बोला तो है कि हम इसको बिल्कुल ही ये नहीं कह सकते कि इनकी वैल्यू नहीं है। देखें अगर ये थ्योरी किसी ना किसी तरह से सच्ची ना होती या इनकी वैल्यू ना होती तो ये आज मौजूद ही ना होती साइकोलॉजी के अंदर। आज तक अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू है। तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर मौजूद है और इनकी वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद है, इसको इग्नोर नहीं कर रहे हम, ना इसको रिजेक्ट कर रहे हैं थेरीज को।